हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसमें सामाजिक कारण को हम लोग पढ़े थे। भारत में राष्ट्रवाद का पहला जो टॉपिक था बाबू, वो सामाजिक कारण था, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग तीनों रीजन जो बचा है उसको समझेंगे। तीनों रीजन को आज हम लोग समझने वाले हैं। पहला जो था सामाजिक कारण को 2 रोज पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। 2 रोज से जो था नेटवर्क इशू था कुछ, इसके वजह से, और कल थोड़ा सा टीचर डे मना करके सभी लोग का हरासमेंट हो गया था। यहाँ से 7:30 बज गया करीब करीब टीचर डे मना करके, क्लास को बंद करके जाते हुए, तो इसलिए करके कल लाइव हम लोग नहीं आए टीचर डे के वजह से। और टीचर डे के जो प्रोग्राम हुआ था उसको हम लोग यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो इस वजह से कल हम लोग टीचर डे के वजह से कल हम लोग नहीं पढ़ पाए, क्लास लाइव नहीं आ पाए। और परसों रोज नेटवर्क इशू था बाबू, जिसके वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे। आज पुनः हम लोग फिर अपने टाइम पर ही हैं और हमेशा अपने टाइम पर ही रहेंगे। देखिए, तो एक बार सभी लोग लाइक करके अपना अपना परसेंटियल का सबूत दें। वीडियो को लाइक करके अपने परसेंटियल का सबूत दें, लाइक कीजिए। प्रिया कुमारी कहते हैं कि ठीक है सर, आप बोलिए, मैं सुन कर क्लास करूंगी। ठीक है बाबू, ठीक है, शुक्रिया। सुनिए, साफ आ जाएगा बाबू। नेटवर्क प्रॉब्लम है मोबाइल में और हम लोग का सिस्टम में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क इशू है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए जरा सा समझिए अब आप लोग। देखिए, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद का पहला जो चैप्टर था सामाजिक रीजन जो था, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। भारत में राष्ट्रवाद का पहला जो रीजन था सामाजिक कारण, उसको हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को अब 3 टॉपिक और बचा है, उस तीनों टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसा गौर से बाबू सुनिएगा, आज थोड़ा सा हम लंबा लेक्चर देने वाले हैं, क्योंकि 3 टॉपिक ये हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग खिलाफत आंदोलन को भी समझेंगे और उसके बाद फिर जलियांवाला बाग के बारे में भी समझेंगे। आज हम लोग का बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए करके बाबू एकदम गौर से सुनते रहिएगा, कहानी सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। गौर से सुनिए। पहला जो कारण था वो सामाजिक कारण था, वो हम लोग पढ़ लिए हैं 2 रोज पहले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में बाबू रीजन ये था कि हम लोग जितने भी थे, अंग्रेज जितना भी था सब, वो सब दौलतमंद था सब, उन सबों के पास पैसा था और दिमाग भी था, जिसके वजह से उन लोग के पास टेक्नोलॉजी भी पावर ज्यादा था। तो वो फैक्ट्री लगाए, अंग्रेजों ने क्या किया, फैक्ट्री लगाया। और हम भारतीयों के पास पैसा नहीं था और ना कोई उतना टेक्निकल पावर था। हम लोगों के पास किसानी लाइन था, तो किसान हम भारतीय करते थे। यानी अंग्रेजों का बड़ा पैमाने पर फैक्ट्री होता था और हम लोगों का बड़े पैमाने पर किसानी लाइन यानी खेती भूमि होता था। अब रहा सवाल काम में, तो जितना भी हल्का हल्का काम होता था, अंग्रेजों ने अपने क्षेत्रों के और अपने लोगों को दिया करते थे, और उसमें जो टफ काम होता था, भारी जो काम होता था, वो हम भारतीयों के हिस्सा में आया करता था। बाबू हम एकदम शॉर्ट बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा बता रहे हैं, ताकि तुम लोग को याद रहे। उसके बाद सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में ये था, 1 नंबर वाला हम लोग आर्थिक राजनीतिक कारण पढ़े थे। 3 नंबर पे देखिए, सामाजिक कारण ये था कि समाज में भेदभाव करना। अंग्रेजों ने हम भारतीयों को अब काला और अपने को गोरा कह के डिवाइड किया था। यानी हम भारतीय का अगर से त्वचा गोरा भी है तो उसके अंदर ब्लैक ही कहा जाता था, क्योंकि उसका गोरापन और हम लोगों के गोरापन में फर्क हो जाता था। जो ब्लैक है तो वो तो ही है, लेकिन हम लोग के भारतीय में अगर से जो गोरा भी है तो उसको वो काला ही कहा करता था, क्योंकि उसकी गोरापन से हम लोग का इंडियन जो गोरापन था वो कुछ अलग था। तो हम भारतीयों को गोरे और काले से करता था, यानी उसके पे नफरत करता था। अपने को गोरा बोलता था, हम लोग को काला। उसके बाद भारतीयों से अगर से किसी बात का कोई गलती हो जाता था तो सख्त से सख्त सजा दिया करता था, सख्त से सख्त सजा दिया करता था। लेकिन उसके लिए एक अलग से रूल नियम था, जो तुम लोग को पहले हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अंग्रेज के रहने वाला इलाका को
अंग्रेज जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस क्वार्टर में रहते थे, उस क्वार्टर को उन लोगों ने नाम दिया था व्हाइट टाउन, और हम इंडियन जिधर रहते थे उसका नाम दिया था ब्लैक टाउन। समझ में आ रहा है? तो ये पड़ गया सामाजिक कारण, यानी हम लोग को समाज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद देखो बाबू धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हिंदू मुस्लिम की एंगल लगाया करता था, मंदिर मस्जिद के एंगल लगाया करता था, और इस बात से वो जानता था कि इन हिंदुस्तानियों को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोग लड़ाते रहेंगे और अपना रोटी सेकते रहेंगे। ये तीनों बाबू रीजन था जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आइए हम लोग समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध से कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों के पास इतना, जब हम लोग के पास यूनिटी था, फिर भी अंग्रेज हम लोग से क्यों नहीं जीत पाए, और हम लोग अंग्रेजों के आखिर विरोध क्यों किए। ये तो समझ में आ गया कि ये 3 रीजन था। एक तो ऊपर वाला जो पहले कल पढ़ाए थे 4 रीजन था। आइए अब हम लोग आज समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध को। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध अगर से हम लोग डेट वाइज याद करते हैं तो देखते हैं कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध याद चला था। कब चला था? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 28 जुलाई 2014 से 1914 से 1918 तक, जिसमें दुनिया के 37 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे? दुनिया का 37 देश। और उस समय उस स्थिति में पूरे विश्व 2 खैमों में बट गया था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। पूरा विश्व 2 खैमों में बटा था। एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड आते थे, तो वहीं धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी आते थे। अब हम लोग को अंग्रेजों ने एक शर्त रखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में यदि आप मुझे साथ दीजिएगा तो मैं आपको मुक्ति कर दूंगा, यानी मैं आपको आजाद कर दूंगा। देखिए बाबू, बगावत मेन जो शुरू हो रहा है ना, ये अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग को धोखा देना, और दूसरा जो स्वतंत्रता संग्राम का बगावत छिड़ा था, ये हम लोग को अंग्रेजों का धोखा देना और उसी टाइम से बगावत छिड़ा है। हम लोग जानते हैं कि आजादी का पहला जो लड़ाई था वो 1857 को हुआ था, लेकिन दूसरा जो आजादी का लड़ाई बना वो अगर से डीपली हम लोग देखा जाए तो यहां से ही बना है। डीपली एकदम गौर से, प्रेजेंट एकदम मेन रीजन जिसको कहा जाता है, मुख्य रीजन जिसको कहा जाता है, वही अंग्रेजों ने हम लोग से ये वादा किया था कि आप मुझे प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो। गांधी जी से ये वादा किया था, गांधी जी से पूरा देशवासियों से ये वादा किया था कि आप मुझे प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कब कहा था? 1914 में। गांधी जी और हम भारतीयों ने मिलकर के अंग्रेजों का दिल से साथ दिया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों ने हमें साथ ना दे करके जलियांवाला बाग नामक एक घटना से हम लोग को सम्मानित किया था। जलियांवाला बाग घटना से हम लोग को सम्मानित किया था, असहयोग आंदोलन से हम लोग को सम्मानित किया था, ऐसे ऐसे घटनाओं से सम्मानित हम लोग को किया था। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 1914 में जो हम लोग को जंग लड़े और जीत हो गया अंग्रेजों का, लेकिन फिर भी हमें आजादी नहीं मिला। हम उसी गुलामी में जी रहे थे जो आज से, उस समय से कुछ दिन पहले तक हम लोग जिया करते थे। इसी बीच 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिला में आंदोलन करते हैं। चंपारण जिला का आंदोलन को हम आपको बताए थे कि चंपारण का किसान आंदोलन कैसे हुआ था। किसान आंदोलन के बारे में समझाना नहीं है, जो आपको ऑफलाइन क्लास में भी हम पढ़ाए थे। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का साथ देकर के महात्मा गांधी ने पूरे भारत में किसानों को और मजदूरों को यूनाइट कर लिए थे। इसी बीच अंग्रेजों ने हम भारतीयों को ही केवल चूना नहीं लगाया था, बल्कि अरबिक देश का तुर्की को भी वाट लगाया था। उसको भी यही कहा था, तुर्की भी विपक्ष में उसका लड़ा था और तुर्की हार गया था। जब तुर्की हार गया था तो तुर्की का बंदरबाट कर दिया था। कुछ भाग फ्रांस लेकर के चला गया, कुछ भाग अमेरिका लेकर के चला गया,
कुछ भाग यूरोप लेकर के चले गए और कुछ भाग इंग्लैंड लेकर के चले गए। और तुर्की के जो खलीफा था वो मुस्तफा कमाल पाशा था। बाबू याद कीजिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा कि तुर्की का खलीफा कौन था, तो मुस्तफा कमाल पाशा था। याद रखिएगा, तुर्की का खलीफा कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। नोट कर लीजिएगा, तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा को बंदी बनाया और उसके साथ मिसयूज करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। तुर्की का जो खलीफा था मुस्तफा कमाल पाशा, वो केवल ये मत जानिए कि तुर्की का खलीफा था, तुर्की का वो एक शासक था, वो बल्कि इस्लामिक जगत का भी खलीफा था। अब तुर्की के खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा को जब वो दुर्व्यवहार करने लगा, उसका बंदरबाट तुर्की का किया, तो पूरे दुनिया का मुसलमान अंग्रेजों के विपक्ष में आ गए। पूरे दुनिया का मुसलमान, केवल भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ में आ गए। तो उस समय भारत क्यों पीछे हो? उस समय तो भारत में और क्षेत्रफल से भी और आबादी से भी बड़ी आबादी था मुसलमानों का। मुसलमान उस समय, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत तो अभी यही है, यानी तीनों देश जो पूरा अखंड जो भारत अभी हम लोग बोलते हैं, उस समय भारत में ही था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। यहाँ के मुसलमान अंग्रेजों के विपक्ष में आकर के पुरजोर आंदोलन किया और इसी आंदोलन के खिलाफ में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम आप लोग जान रहे हैं। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम आप लोग सुने होंगे, ऑफलाइन क्लास में भी हम बताए थे। वहीं पर भारतीय मुसलमान जितना भी थे नेता, वो सब खिलाफत आंदोलन के विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में एक सभा कर रहे थे। कहाँ पर? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में। देखिए, फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसमें खिलाफत आंदोलन में अहम रोल निभाने वाला दो मुसलमान, भारतीय मुसलमान, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये बहुत प्रमुख नेता थे। ये दोनों नेताओं ने मिलकर के एक आंदोलन कर रहे थे और संगठन वहां पर पूरा मीटिंग चल रहा था। ये कहां पर हो रहा था? फिरोज शाह कोटला मैदान, जो अब नाम बदल करके उसका अरुण जेटली कर दिया गया है। ये अरुण जेटली नाम जो किया गया है, ये एकदम सरासर गलत किया गया है, क्योंकि एक क्रिकेट का गेम का मैदान का नाम आप किसी ऐसे खिलाड़ी के नाम पर रख सकते हैं जो खुद ही क्रिकेट खेलता हो। अब अरुण जेटली को वाइड गेंद क्या है, नो गेंद क्या है, ये नहीं समझ में आता होगा। खैर, अब तो वो तो धरती पर है नहीं, भगवान उनको अच्छा ही रखे, स्वर्ग में जगह दे। लेकिन अरुण जेटली को क्रिकेट के बारे में एक गेंद भी नहीं समझ में आता है कि नो गेंद क्या है, वाइड गेंद क्या है, और वैसा शख्स के नाम पर एक क्रिकेट का मैदान का नाम रखा गया है। ये सरासर गलत है। आपको रखना था तो भारत के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कपिल देव के नाम पर रख देते हैं और धोनी के नाम पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। खैर, ये सब राजनीति है, राजनीति के चलते सब कुछ हुआ है। तो ये ऐसा ये थे जिन्होंने जीएसटी पर भी, एजुकेशन में भी जीएसटी लगाए थे, और 18% जीएसटी किस पर लगा है? एजुकेशन पर 18% जीएसटी है। जिस देश की इकोनॉमिक पावर, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर, और वहां पर एजुकेशन पर 18% जीएसटी है, ये भी एक शर्मनाक है। क्योंकि आप मोबाइल पर 12% लगाए हुए हैं, मोबाइल पर 12% है और एजुकेशन पर 18%। हम कहते हैं कि एजुकेशन का 5% कर दीजिए, 8% कर दीजिए।